नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को शामिल किया गया है। ये निर्णय खनन और निर्माण को विनियमित करेगा, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसके सीमित पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर चिंता जताई है। अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद से कई लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को माना है जिसमें कहा गया है कि वे पर्वत जो 100 मीटर से ऊपर हैं उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। अब लोग इसे पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक भी मान रहे हैं। इस पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में जलवायु और लोगों के जनजीवन पर असर होता है। प्रदूषण को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। अरावली पर्वतमाला में सही मायने में किसे शामिल किया जाना चाहिए, तो इस पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। नीचे आपको समझाएंगे कि अरावली पर आगे आखिर क्या होने वाला है, ये भी आपको आगे बताएंगे। गुजरात से लेकर दिल्ली तक 600 किलोमीटर तक फैली पहाड़ियाँ, गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 690 किलोमीटर तक पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, जो उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणाली का निर्माण करती हैं। एक लंबे समय से चल रही पर्यावरणीय और कानूनी बहस का केंद्र बन गई हैं। इस मुद्दे के केंद्र में एक सरल लेकिन भावनात्मक प्रश्न है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मानक परिभाषा को स्वीकार कर लिया। हालांकि इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाना था, लेकिन इस परिभाषा के सीमित पारिस्थितिक दृष्टिकोण ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। ये अरावली को बचाने के लिए जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मैं सेल्फ इकट्ठा हुई हूँ, खुद आई हूँ यहाँ पे रोड पे। और मुझे ये कहना है कि हमें शुरू से बचपन से ये पढ़ाया गया है अरावली हमारी लाइफ लाइन है। तो आज कहाँ है वो लाइफ लाइन? अगर सरकार को यही फैसला लेना था तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और वो बोल रहे कि 100 मीटर तक इसलिए किया है कि खनन को रोकने के लिए ये रिपोर्ट दी गई है, पर ये नहीं है। 100 मीटर से अगर कम वाली आप पहाड़ियों को हटा दोगे तो खनन अभी से चालू हो गया। आप जाके देख सकते हो जैसे भी चल रही हो। अरावली ने आधे से ज्यादा राजस्थान की छाया इसी के अंदर पले बड़े हैं और ऐसे अरावली को ये काट नहीं सकते। अरावली पर आगे क्या होने वाला है ये भी सबके दिमाग में है। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली क्षेत्र में 100 मीटर की सुरक्षा सीमा को लेकर फैले भ्रम को दूर किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये सुरक्षा सीमा पहाड़ी के निचले आधार से मानी जाएगी, न कि पहाड़ी के ऊपर से। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की खुदाई या गतिविधि को अनुमति नहीं होगी। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त और स्पष्ट नियम लागू करना है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि अरावली को लेकर कानूनी प्रक्रिया कोई नई नहीं है। 1985 से इस मामले में याचिकाएं चल रही हैं। इन याचिकाओं का मुख्य मकसद अरावली क्षेत्र में खनन के लिए कड़े और साफ नियम बनाना था। सरकार इस बात का पूरा समर्थन भी करती है। मंत्री ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी 4 राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अरावली की एक जैसी परिभाषा तय करें। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी राज्य में नियमों की अलग अलग व्याख्या के कारण उनका उल्लंघन न हो। इसी दिशा में सरकार ने एक स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा तय की है। विवाद की वजह भी आप जान लीजिए। तो नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की आधिकारिक पहचान के संबंध में केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव से सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि नियामक उद्देश्यों के लिए केवल वे पहाड़ियां जो आसपास की भूमि से कम 100 मीटर ऊपर उठती हैं या एक दूसरे के निकट स्थित ऐसी पहाड़ियों के समूह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माने जाएंगे। अदालत ने केंद्र सरकार को क्षेत्र का जो है सावधानीपूर्वक मानचित्रण करने और इसके प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। और इस योजना में ये नियम शामिल होंगे कि खनन कहाँ किया जा सकता है और इसे कैसे विनियमित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी अभिलेखों और मानचित्रों के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करना है, जिसके कारण अतीत में अक्सर विवाद और अदालती मामले भी होते रहे हैं। कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी
ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। हाँ, उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है, उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां जो स्ट्रक्चर है वो सारा संरक्षित है। फिर एक पहाड़ी जो 100 मीटर की है और दूसरी पहाड़ी जो है उसके बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है, कितना, उसमें जमीन है वो भी संरक्षित में आएगा, वो भी अरावली रेंज कहलाएगा। तो फिर भ्रम हुआ कहां पे? अब सुनो ना, तो 90% तो भाग संरक्षित है। दूसरा, अरावली में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो भी पूरा इसमें संरक्षित है। फिर जो इको सेंसिटिव जोन है उसका जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो भी संरक्षित है। इवन जो ड्राफ्ट इको जोन है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन के हिसाब से संरक्षण है। और इसके अलावा अरावली के क्षेत्र में बहुत सारी झीलें भी हैं और कुछ झीलें ऐसी हैं जो हमारी रामसर साइट्स भी है। अब जैसे गुड़गांव में सुल्तानपुर की झील है, अलवर में सरिस्का की झील है, उदयपुर को रामसर साइट्स में पूरा लेक सिटी ही बनाया गया, उसके भी 500 मीटर तक के एरिया जो है संरक्षित क्षेत्र में है। आखिर ये जो विवाद हो रहा है, तो अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली पर्वतमाला का महत्व उनकी ऊंचाई में नहीं है बल्कि उनके कार्यों में है। ये पर्वतमालाएं एक प्राकृतिक जल संग्रहण प्रणाली की तरह काम करती हैं, जहां इनकी पथरीली संरचना वर्षा के पानी को धीरे धीरे भूमिगत रिसने देती हैं और जल भंडारणों को भर देती हैं। ये जल भंडार राजस्थान के कई कस्बों, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर जैसे बड़े शहरों को पानी की आपूर्ति करते हैं। अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि बड़े पैमाने पर खनन और पर्वतमाला की कटाई से ये प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे भूजल का दीर्घकालिक नुकसान भी होता है। अरावली पर्वतमालाएं थार और रेगिस्तान के पूर्वी भारत की ओर फैलने की गति को धीमा करने में भी सहायक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाना जारी रहा तो मरुस्थलीकरण बढ़ सकता है। साथ ही इंडो गंगा के मैदानों में धूल भरी आंधी और भीषण गर्मी भी बढ़ सकती है। अब जब इस पर नई बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है तो देखना होगा आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। 24 तारीख को भी प्रदर्शन है और माउंट आबू से इसकी शुरुआत होने वाली है। अब देखना होगा कि कहाँ तक पहुँचता है, बहस कहाँ तक चलती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर के ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।